नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम नवंबर 2022 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम नवंबर 2022 के लिए पार्ट नंबर 19 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। जब आप एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित आपको 2-3 क्वेश्चन और भी तैयार करने मिल जाते हैं। तो आप सभी क्वेश्चंस को समझें, नोट करें, क्योंकि आप अपने नोट्स के माध्यम से एग्जाम के टाइम पर काफी कम समय में रिवीजन कर सकते हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चन को नोट जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, नोटपैड सॉफ्टवेयर में करंट डेट और टाइम को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। नोटपैड सॉफ्टवेयर में करंट डेट और टाइम को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। नोटपैड जो कि एक टेक्स्ट एडिटर होता है, टेक्स्ट एडिटर। नोटपैड जो है वह एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है जो टेक्स्ट को टाइप करने की, एडिट करने की सुविधा प्रदान करता है। नोटपैड में जो फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन होता है .txt। आपको यहां पर 2 क्वेश्चन अभी तैयार करने मिल गए। नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है जो कि टेक्स्ट को टाइप करने की, एडिट करने की सुविधा देता है। नोटपैड में जो फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन होता है .txt। नोटपैड एक एसेसरीज सॉफ्टवेयर है। एसेसरीज मतलब जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंस्टॉल हो जाता है। जब हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो नोटपैड ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है। हमसे पूछा गया है नोटपैड सॉफ्टवेयर में यदि हमें करंट डेट को और करंट टाइम को इंसर्ट करना है तो कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाएगा। इसके लिए यूज किया जाता है F5 जो फंक्शन की होती है, इस की के द्वारा आप नोटपैड सॉफ्टवेयर में करंट डेट और टाइम को इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नोटपैड सॉफ्टवेयर में करंट डेट और टाइम को इंसर्ट करने के लिए F5 शॉर्टकट की या फंक्शन की का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी लैंग्वेज में ब्लैंक डिजिट्स होती हैं। बाइनरी लैंग्वेज में ब्लैंक डिजिट्स होती हैं। हमें यहां पर बताना है कि बाइनरी लैंग्वेज में कितनी डिजिट होती हैं। बाइनरी लैंग्वेज जिसे लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है, लो लेवल लैंग्वेज जिसे मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है। जो कंप्यूटर सिस्टम है वह बाइनरी लैंग्वेज पर वर्क करता है। बाइनरी लैंग्वेज का दूसरा नाम क्या है? लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज, जो कि फर्स्ट जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फर्स्ट जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और बाइनरी लैंग्वेज में केवल 2 डिजिट यूज की जाती हैं। 2 डिजिट। जो बाइनरी लैंग्वेज है वह केवल 2 डिजिट पर वर्क करती है। एक डिजिट होती है 0, एक डिजिट होती है 1। जो बाइनरी लैंग्वेज है यह एक लो लेवल लैंग्वेज है, यह एक मशीन लैंग्वेज है जिसमें केवल 2 डिजिट का यूज किया जाता है। एक डिजिट होती है 0, एक डिजिट होती है 1। 0 का मतलब होता है ऑफ, 1 का मतलब होता है ऑन। 0 को हम फॉल्स भी कह सकते हैं, 1 को हम ट्रू भी कह सकते हैं। तो बाइनरी लैंग्वेज में 2 डिजिट का, 2 डिजिट्स का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 डिजिट्स। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के पहले डॉक्यूमेंट को चेक करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले डॉक्यूमेंट को चेक करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, MS वर्ड पर कोई फाइल बनाई, आप उसका प्रिंट आउट निकालने वाले हैं। प्रिंट आउट मतलब उसका हार्ड कॉपी प्रिंट आउट प्राप्त करना। प्रिंट ऑप्शन का यूज क्या होता है? किसी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी प्रिंट करना। लेकिन यदि प्रिंट आउट निकालने से पहले हमें अपने डॉक्यूमेंट को चेक करना है कि हमारा पेज कैसा प्रिंट होगा, हमारे पेज के मार्जिन सही है या नहीं है, पेज की साइज सही है या नहीं है, पेज की जो बॉर्डर है, हेडर फुटर है, वह सब कुछ सही सेट हुआ है या नहीं हुआ है, हमें यह चेक करना है। मतलब किसी पेज को, किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले यदि हमें उसे चेक करना है
तो कौन सा ऑप्शन यूज किया जाएगा? किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले हमें उस डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू देखना होता है। प्रिंट प्रीव्यू मतलब प्रिंट आउट निकालने से पहले उसको देख लेना, उसको चेक करना, उसे कहा जाता है प्रिंट प्रीव्यू। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले प्रिंट प्रीव्यू देखना होता है। प्रिंट प्रीव्यू में हमारा डॉक्यूमेंट उसी प्रकार से शो किया जाता है जिस प्रकार से प्रिंट आउट में प्राप्त होगा। मतलब पेज की साइज, पेज के मार्जिन, हेडर फुटर, पेज बॉर्डर हमें प्रिंट प्रीव्यू में शो की जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले चेक करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू का यूज किया जाता है। यहां पर आपको 2 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। जो प्रिंट है, प्रिंट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+P और प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है Ctrl+F2। Ctrl+F2 प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की है और प्रिंट की शॉर्टकट की है Ctrl+P। MS वर्ड के जो भी न्यू वर्जन्स में यदि आप Ctrl+P को प्रेस करेंगे तो डॉक्यूमेंट प्रिंट भी होगा, साथ ही साथ आपको प्रीव्यू भी दिखाया जाएगा। इसी प्रकार से यदि आप Ctrl+F2 को प्रेस करेंगे तो आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं और वहीं से डॉक्यूमेंट को प्रिंट भी कर सकते हैं। मतलब MS वर्ड के जो भी नए वर्जन्स हैं उनमें प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू को एक साथ ऐड कर दिया गया है। तो यहां पर यदि आप Ctrl+P को प्रेस करेंगे तो भी आपको प्रीव्यू दिखाया जाएगा और आप Ctrl+F2 को प्रेस करेंगे तो भी आपको प्रीव्यू दिखाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसको हम MS वर्ड पर प्रैक्टिकली समझ सकते हैं कि प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है। चलते हैं MS वर्ड सॉफ्टवेयर पर। यहां पर हमने MS वर्ड में एक डॉक्यूमेंट बनाया है, एक पेज टाइप किया है। यदि हमें इस पेज का प्रिंट आउट निकालना है तो प्रिंट आउट निकालने से पहले हम अपने डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे, पेज को चेक करेंगे कि हमारा प्रिंट आउट कैसा निकलेगा। इसके लिए हम कंट्रोल के साथ F2 को प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ F2 को। तो आप देख सकते हैं हमारा पेज का यहां पर हमें प्रीव्यू दिखाया जा रहा है। प्रीव्यू मतलब हमारा प्रिंट आउट कैसा निकलेगा, कितने एरिया में हमारा टेक्स्ट प्रिंट होगा, बॉर्डर कैसी आएगी, पेज की मार्जिन कैसे होंगे, और यहीं से हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट भी कर सकते हैं। यहां पर प्रिंटिंग से संबंधित ऑप्शन होते हैं और यहां पर हमें प्रीव्यू शो किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले प्रीव्यू चेक करना होता है। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक प्रोसेस फेल होता है तो अधिकतर ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लैंक में एरर इंफॉर्मेशन को लिख देते हैं। यदि एक प्रोसेस फेल होता है तो अधिकतर ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लैंक में एरर इंफॉर्मेशन को लिख देते हैं। यह क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है जो कि सीपीसीटी के पुराने पेपर में पूछा गया है। यह क्वेश्चन हमने सीपीसीटी के पुराने पेपर से ही सिलेक्ट किया है। सीपीसीटी के पुराने पेपर में यह क्वेश्चन पूछा गया है, यदि एक प्रोसेस फेल होता है मतलब कोई प्रोसेस यदि चल रहा है और उसमें कोई एरर आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वह प्रोसेस फेल हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में अधिकतर ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लैंक में एरर इंफॉर्मेशन को लिख देते हैं। मतलब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पर यदि कोई प्रोसेस फेल हो जाती है, कोई प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाती है, तो उस प्रोसेस में जो एरर आई है, जो प्रॉब्लम आई है, उससे संबंधित इंफॉर्मेशन को किस फाइल में लिखा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिक किसी भी प्रोसेस के फेल होने पर उस प्रोसेस से संबंधित, उस एरर से संबंधित जानकारी को लॉग फाइल में राइट कर देता है। लॉग फाइल में, लॉग फाइल मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम पर सभी प्रोसेस में आने वाली एरर को स्टोर करती है। प्रोसेस में यदि कोई इंटरप्ट आ जाता है, कोई एरर आ जाती है, रुकावट आ जाती है, तो उससे संबंधित जानकारी को लॉग फाइल में स्टोर कर दिया जाता है। लॉग फाइल, जैसे कि हमारे मोबाइल फोन में एक होता है कॉल लॉग। कॉल लॉग में क्या होता है, कौन कौन सी कॉल हमारे पास आई, कौन कौन से कॉल हमने किए, कौन से मिस्ड कॉल हैं। इसी प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम में यदि कोई प्रोसेस फेल होती है तो उस प्रोसेस से संबंधित सभी जानकारी को लॉग फाइल में स्टोर कर दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यदि प्रोसेस फेल होती है तो अधिकतर ऑपरेटिंग सिस्टम एरर इंफॉर्मेशन को लॉग फाइल में लिख देते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप वर्ड फाइल में कंट्रोल प्लस एंटर का उपयोग करते हैं तो आप क्या करना चाहते हैं।
यदि आप वर्ड फाइल में मतलब MS वर्ड में कंट्रोल के साथ एंटर की को प्रेस करते हैं तो आप क्या करना चाहते हैं। यह क्वेश्चन भी हमने CPCT के पुराने पेपर से सिलेक्ट किया है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा यदि आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस को देखा है। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी इस शॉर्टकट की को एक्सप्लेन किया है। आपने इस शॉर्टकट की को पढ़ा है पेज ब्रेक के नाम से। हमने यह क्वेश्चन आपको प्रीवियस वीडियोस में पढ़ाया है कि MS वर्ड में पेज ब्रेक की शॉर्टकट की क्या होती है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा हमसे घुमाकर पूछ लिया गया है। यदि आप वर्ड फाइल में कंट्रोल प्लस एंटर का उपयोग करते हैं तो आप क्या करना चाहते हैं। कंट्रोल प्लस एंटर जो है वह पेज ब्रेक की शॉर्टकट की या पेज ब्रेक की। हमने MS वर्ड में पढ़ा है पेज ब्रेक के लिए कंट्रोल प्लस एंटर का यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस एंटर पेज ब्रेक की शॉर्टकट की है और जब आप पेज ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपकी जो टाइपिंग है वह अगले पेज से स्टार्ट हो जाएगी, नेक्स्ट पेज से। यदि आप पेज ब्रेक करते हैं तो एक पेज की इंफॉर्मेशन अगले पेज पर नेक्स्ट पेज पर ट्रांसफर हो जाती है, मतलब अब जो टाइपिंग होगी वह नेक्स्ट पेज से हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यदि आप कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करते हैं तो टाइपिंग आपकी कहां से स्टार्ट हो जाएगी, नेक्स्ट पेज से, और कंट्रोल प्लस एंटर पेज ब्रेक की शॉर्टकट की होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यदि आप कंट्रोल प्लस एंटर को प्रेस करते हैं तो आपकी टाइपिंग नेक्स्ट पेज से स्टार्ट हो जाएगी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक एक्सेल सीट के सेल में एक फॉर्मूला का रिजल्ट है। ब्लैंक एक्सेल सीट के सेल में एक फॉर्मूला का रिजल्ट है। यहां पर हमसे पूछा गया है एक्सेल सीट में यदि हम सेल में कोई फॉर्मूला लगाते हैं, कोई फंक्शन लगाते हैं, तो उससे हमें जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है। एक्सेल की वर्कशीट में आप किसी सेल में यदि कोई फॉर्मूला कोई फंक्शन लगाते हैं तो फॉर्मूला या फंक्शन के द्वारा आपको जो रिजल्ट दिया जाता है, जो आउटपुट दिया जाता है, वह क्या होता है हमें बताना है। तो एक्सेल में कोई कैलकुलेशन करने के लिए, कोई कंडीशन चेक करने के लिए फॉर्मूला और फंक्शन का यूज किया जाता है। जब हम कोई फॉर्मूला या फंक्शन लगाते हैं तो फॉर्मूला या फंक्शन हमें जो रिजल्ट देता है उसे कहा जाता है वैल्यू। वैल्यू, यह वैल्यू टेक्स्ट के रूप में हो सकती है, नंबर के रूप में हो सकती है, डेट के रूप में हो सकती है, टाइम के रूप में हो सकती है। एक्सेल में अलग अलग कैटेगरी के फंक्शन यूज किए जाते हैं जो अलग अलग वैल्यू पर वर्क करते हैं, लेकिन फॉर्मूला या फंक्शन जो हमें रिजल्ट देता है उसे कहा जाता है वैल्यू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जब एक्सेल में हम कोई फॉर्मूला या फंक्शन लगाते हैं उसके द्वारा प्राप्त होने वाले आउटपुट को, रिजल्ट को वैल्यू कहा जाता है। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में ब्लैंक होना आवश्यक है। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में ब्लैंक होना आवश्यक है। यह सभी क्वेश्चन हमने CPCT के पुराने पेपर से सिलेक्ट किए हैं। इसी प्रकार से यह क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं और आप यदि हमारी प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि नेटवर्क में या इंटरनेट में प्रत्येक कंप्यूटर को उसके IP एड्रेस से पहचाना जाता है। हर कंप्यूटर का एक यूनिक IP एड्रेस होता है। IP से संबंधित CPCT में एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, यह हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है। लेकिन यहां पर हमसे क्वेश्चन क्या पूछ लिया गया है, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में ब्लैंक का होना आवश्यक है। इंटरनेट मतलब एक नेटवर्क, इंटरनेट मतलब एक नेटवर्क, और नेटवर्क में यदि कंप्यूटर को ऐड होना है, कनेक्ट होना है, तो उस कंप्यूटर का क्या होना चाहिए, एक यूनिक IP एड्रेस। यूनिक IP एड्रेस से ही उस कंप्यूटर को नेटवर्क में पहचाना जाता है। यह क्वेश्चन हमने पहले भी समझा है कि नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर को किससे पहचाना जाता है, किससे आइडेंटिफाई किया जाता है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन हमसे थोड़ा सा घुमाकर पूछ लिया गया है, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में ब्लैंक होना आवश्यक है। क्या होना चाहिए उसके पास, IP एड्रेस। IP से संबंधित CPCT के पेपर में एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन आपने अभी तैयार किया, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में IP एड्रेस होना आवश्यक है। IP का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP एड्रेस क्या होता है, IP एड्रेस प्रत्येक कंप्यूटर का एक यूनिक एड्रेस होता है, एक नंबर होता है जिसके द्वारा उस कंप्यूटर को नेटवर्क में पहचाना जाता है। IP एड्रेस की टोटल 5 क्लास होती हैं, 5 क्लास। आपसे पूछा जा सकता है IP एड्रेस की कितनी क्लास होती हैं,
तो आईपी एड्रेस की 5 क्लास होती हैं जो कि क्लास ए से लेकर क्लास ई तक हैं। आईपी प्रोटोकॉल के 2 वर्जन हैं। आईपी प्रोटोकॉल के 2 वर्जन हैं। एक होता है आईपी वर्जन 4 जिसमें आईपी एड्रेस की साइज होती है 32 बिट्स मतलब 32 बिट्स। और एक आईपी प्रोटोकॉल का वर्जन है आईपी वर्जन 6 जिसमें आईपी एड्रेस की साइज होती है 128 बिट्स। तो यहां पर आईपी से संबंधित, आईपी एड्रेस से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को हमने तैयार किया। आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस किसी कंप्यूटर का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसके द्वारा उस कंप्यूटर को नेटवर्क में पहचाना जाता है। आईपी एड्रेस की 5 क्लास होती हैं जो कि क्लास ए से लेकर क्लास ई तक हैं। आईपी प्रोटोकॉल के 2 वर्जन हैं। आईपी प्रोटोकॉल वर्जन 4 जिसमें आईपी एड्रेस की साइज होती है 32 बिट्स। आईपी वर्जन 6 जिसमें आईपी एड्रेस की साइज होती है 128 बिट्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में आईपी एड्रेस होना आवश्यक होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क में यूआरएन का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क में यूआरएन का फुल फॉर्म क्या होता है? एक क्वेश्चन आपने पहले भी तैयार किया है यूआरएल का फुल फॉर्म। यूआरएल का फुल फॉर्म आज हमसे पूछा गया है यूआरएन का फुल फॉर्म। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या था? यूआरएल का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो कि किसी वेब पेज का या किसी वेबसाइट का एड्रेस होता है। आज हमसे पूछा गया है यूआरएन का फुल फॉर्म। यूआरएन का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम। यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम। आपने यूआरएल पढ़ा है। यूआरएल में यू मतलब यूनिफॉर्म, आर मतलब रिसोर्स, एल मतलब था लोकेटर। तो यहां पर यूनिफॉर्म रिसोर्स तो रहेगा ही, एन आ गया नेम। यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम। किसी नेटवर्क में किसी रिसोर्स को पहचानने के लिए एक नाम दिया जाता है जिसे कहा जाता है यूआरएन। नेटवर्क से जुड़े किसी रिसोर्स का नाम होता है यूआरएन। यूआरएन का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यूआरएन का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसका उपयोग टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है? निम्न में से किसका उपयोग टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है? यदि आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस को देखा है तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको जरूर पता होगा। निम्न में से किसका उपयोग टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है? यदि आप टेलीफोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तो डायरेक्ट इस लाइन को कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं किया जा सकता। यह हमारी टेलीफोन की लाइन है, यह हमारा कंप्यूटर सिस्टम है। इस टेलीफोन की लाइन को कंप्यूटर सिस्टम में कनेक्ट करने से पहले हमें एक नेटवर्किंग डिवाइस लगानी होती है, मॉडेम। मॉडेम एक ऐसी नेटवर्किंग डिवाइस है जो टेलीफोन लाइन को, टेलीफोन वायर को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करती है। मॉडेम एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है। मॉडेम एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है जो कि टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करती है। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलती है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलती है। और मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस भी होती है और आउटपुट डिवाइस भी होती है। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों टाइप की डिवाइस है। तो मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जो कि इनपुट डिवाइस भी होती है और आउटपुट डिवाइस भी होती है। यहां पर आपने मॉडेम से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन को समझा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए मॉडेम का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? सिम का फुल फॉर्म बहुत ही बेसिक और सिंपल सा क्वेश्चन है। सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? हम सभी सिम का यूज करते हैं मोबाइल के अंदर। सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वेब पेज की ऑल इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करने के लिए
किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? किसी वेब पेज की ऑल इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? वेब पेज से संबंधित है यह क्वेश्चन। वेब पेज मतलब किसी वेबसाइट का पेज। जब कोई वेबसाइट बनती है तो उस वेबसाइट के अंदर मल्टीपल वेब पेजेस होते हैं। एक वेबसाइट मल्टीपल वेब पेजेस का कलेक्शन होती है। वेब पेज मतलब वेबसाइट का पेज। हमसे पूछा गया है किसी वेब पेज की ऑल इंफॉर्मेशन को मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन को, संपूर्ण जानकारी को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यदि आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, कोई वेब पेज ओपन करते हैं और आपको उस पेज की सभी जानकारी को एक साथ सिलेक्ट करना है तो आप कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? यह बहुत ही बेसिक और सिंपल क्वेश्चन है। आपने एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के अंदर कंट्रोल ए का यूज किया होगा। कंट्रोल ए जो कि सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की होती है, यही शॉर्टकट की सेम वर्क करती है वेब पेज में। वेब पेज की सभी जानकारी को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए का यूज किया जाता है। यहां पर आपको वेब पेज में कंफ्यूज नहीं होना है। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, मैक्सिमम सॉफ्टवेयर में कंप्लीट इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए का यूज किया जाता है जो कि सिलेक्ट ऑल होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहां पर आपको 3 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। कंट्रोल एन वेब ब्राउजर में नई विंडो को ओपन करेगा। वेब ब्राउजर में, यहां पर हम इन सभी शॉर्टकट की को वेब ब्राउजर के हिसाब से समझ रहे हैं। कंट्रोल एन से वेब ब्राउजर में नई विंडो ओपन हो जाएगी। कंट्रोल पी से आप जो वेब पेज अभी ओपन है उसको प्रिंट कर सकते हैं और कंट्रोल प्लस यू से जो भी वेब पेज आपके पास अभी ओपन है उसका आप सोर्स कोड देख सकते हैं, कोडिंग देख सकते हैं। यह चारों शॉर्टकट की हमने वेब ब्राउजर के हिसाब से समझी हैं, क्योंकि वेब ब्राउजर में कंट्रोल एन से नई विंडो ओपन हो जाएगी, कंट्रोल पी से आप ओपन वेब पेज को प्रिंट कर सकते हैं और कंट्रोल प्लस यू से आप ओपन वेब पेज का सोर्स कोड मतलब की कोडिंग देख सकते हैं। तो यहां पर हमने एक साथ 4-5 क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कंट्रोल प्लस ए से हम वेब पेज की कंप्लीट इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक कंप्यूटर नेटवर्क का टाइप नहीं है? निम्न में से कौन एक कंप्यूटर नेटवर्क का टाइप नहीं है? कंप्यूटर नेटवर्क जो कि मल्टीपल कंप्यूटर्स या मल्टीपल डिवाइसेस का कलेक्शन होता है। कंप्यूटर नेटवर्क मल्टीपल कंप्यूटर या मल्टीपल डिवाइसेस का कलेक्शन होता है। कंप्यूटर नेटवर्क का यूज इंफॉर्मेशन और रिसोर्स को शेयर करने के लिए किया जाता है। जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है उसका उपयोग इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क के कई टाइप होते हैं। हमें यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन कंप्यूटर नेटवर्क का टाइप नहीं है। कंप्यूटर नेटवर्क के मल्टीपल टाइप होते हैं जैसे कि कैन, लैन, मैन, वैन, बीपीएन, डब्ल्यूलैन, कई प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं, लेकिन फैन FAN कंप्यूटर नेटवर्क नहीं होता है। कैन भी एक कंप्यूटर नेटवर्क है। कैंपस एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क, VPN का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो कैन, VPN और मैन यह तीनों नेटवर्क के टाइप हैं, लेकिन फैन नेटवर्क का टाइप नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फैन कंप्यूटर नेटवर्क का टाइप नहीं होता है। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में एब्सोल्यूट सेल एड्रेस के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? MS एक्सेल में एब्सोल्यूट सेल एड्रेस के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन MS एक्सेल में सेल एड्रेसिंग या सेल रेफरेंसिंग से पूछा गया है। MS एक्सेल में प्रत्येक सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। एक्सेल की जो वर्कशीट होती है वह मल्टीपल रो और कॉलम का कलेक्शन होती है। जब एक रो और एक कॉलम मिलता है, इंटरसेक्ट करता है, तो एक सेल क्रिएट होता है। प्रत्येक सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, यूनिक एड्रेस। जब हम कोई फॉर्मूला या कोई फंक्शन लगाते हैं एक्सेल में तो हमें सेल का एड्रेस देना होता है। एक्सेल के अंदर 3 प्रकार की सेल एड्रेसिंग यूज की जाती है। एक होती है रिलेटिव सेल एड्रेसिंग, एक होती है एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग और एक होती है मिक्स्ड सेल एड्रेसिंग, जिसे सेल रेफरेंसिंग भी कहा जाता है।
MS एक्सेल में सेल एड्रेसिंग या सेल रेफरेंसिंग 3 प्रकार की होती है। रिलेटिव सेल एड्रेसिंग जो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारा एक सेल है V1, यह हमारी कहलाएगी रिलेटिव सेल एड्रेसिंग। इसको यदि हम एब्सोल्यूट सेल एड्रेस बना दें तो हमें लिखना पड़ेगा $B $1, यह हो गई हमारी एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग, जिसमें डॉलर सिंबल का यूज किया जाता है। डॉलर मतलब हमने किसी सेल एड्रेस को एब्सोल्यूट सेल एड्रेस बना दिया, फिक्स कर दिया। आपको एक क्वेश्चन और तैयार करना है, एक्सेल में एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग के लिए किस सिंबल का यूज किया जाता है, वह होगा $। और तीसरी होती है मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग। मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग में क्या होगा, हम रो या कॉलम में से किसी एक को रिलेटिव बना देंगे, किसी एक को एब्सोल्यूट बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा $B1, इसका मतलब क्या है, हमने कॉलम को बना दिया एब्सोल्यूट और रो को बना दिया रिलेटिव। जब हम इस फॉर्मूले को, इस एड्रेस को ड्रैग करेंगे तो कॉलम फिक्स हो जाएगा लेकिन रो फिक्स नहीं रहेगी। तो एड्रेसिंग 3 प्रकार की होती है एक्सेल में, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। रिलेटिव सेल एड्रेसिंग में डॉलर का यूज नहीं किया जाता है, एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग में डॉलर का यूज किया जाता है, और मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग में एक रो या कॉलम के साथ डॉलर का यूज किया जाएगा और सेकंड पार्ट में डॉलर का यूज नहीं किया जाएगा। एक क्वेश्चन आपका तैयार हुआ कि डॉलर सिंबल का यूज एब्सोल्यूट सेल एड्रेस के लिए किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है एब्सोल्यूट सेल एड्रेस के लिए शॉर्टकट की क्या यूज होती है, शॉर्टकट की। तो यदि आपने कोई सेल एड्रेस लिखा है और आप उसको एब्सोल्यूट सेल एड्रेस बनाना चाहते हैं तो F4 की का यूज किया जाता है। F4 जो फंक्शन की होती है, F4, इसके द्वारा किसी सेल के एड्रेस को एब्सोल्यूट सेल एड्रेस बना दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यदि हम MS एक्सेल में कोई सेल का एड्रेस टाइप करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर लिखा =A1, हमने यहां पर टाइप किया =A1, अभी यह हमारा लिखा है रिलेटिव सेल एड्रेस, रिलेटिव। यदि हम F4 की को प्रेस कर देते हैं, F4 की को, तो आप देख सकते हैं जो रिलेटिव सेल एड्रेस लिखा था उसमें डॉलर सिंबल ऐड हो गया है, मतलब रिलेटिव सेल एड्रेस किसमें कन्वर्ट हो गया है, एब्सोल्यूट सेल एड्रेस में। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि एक्सेल में एब्सोल्यूट सेल एड्रेस के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, वह है F4। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेनिस रिची के द्वारा निम्न में से किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया गया है। डेनिस रिची के द्वारा ब्लैंक में से या निम्न में से किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया गया है, डेनिस रिची के द्वारा। यह क्वेश्चन प्रोग्रामिंग से, कोडिंग से संबंधित है। डेनिस रिची के द्वारा निम्न में से किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया गया है, तो डेनिस रिची के द्वारा बनाया गया है सी लैंग्वेज को। सी लैंग्वेज को, जो सी लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को डेनिस रिची के द्वारा बनाया गया है। डेनिस रिची के द्वारा सी लैंग्वेज को बनाया गया था जो कि बेल लैब में बनाया गया था, बेल लैब में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेनिस रिची के द्वारा सी लैंग्वेज को बनाया गया है, सी लैंग्वेज को। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग ईमेल के साथ किया जाता है। निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग ईमेल के साथ किया जाता है। यहां पर आपको 4-5 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। पहला क्वेश्चन यह हो सकता है कि प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल मल्टीपल रूल्स एंड रेगुलेशन का ग्रुप होता है। नेटवर्क में जो रूल्स यूज किए जाते हैं उन रूल्स का सेट होता है, ग्रुप होता है प्रोटोकॉल, जो कि नेटवर्क में प्रॉपरली कम्युनिकेशन कराने के लिए यूज किया जाता है। प्रोटोकॉल मल्टीपल रूल्स का सेट होते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको तैयार करना है, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है। ईमेल का फुल फॉर्म, ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग ईमेल के साथ किया जाता है, तो ईमेल के साथ यूज किया जाता है SMTP का, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसका यूज ईमेल के साथ किया जाता है और SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहां पर आपको FTP का फुल फॉर्म भी याद करना है। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। UDP का फुल फॉर्म याद करना है, UDP,
यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, टीसीपी का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एसएमटीपी प्रोटोकॉल का यूज ईमेल के साथ किया जाता है। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में न्यू रो को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल में न्यू रो को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? यहां पर आपको 3-4 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। हमसे पूछा गया है एक्सेल में यदि हमें एक नई रो इंसर्ट करनी है तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करें? हमें 4 प्रकार की शॉर्टकट की दी गई हैं, इनमें से हम किस शॉर्टकट की का उपयोग एक नई रो को इंसर्ट करने के लिए कर सकते हैं? तो एक्सेल में यदि आपको एक न्यू रो या न्यू कॉलम को इंसर्ट करना है, ऐड करना है, तो कंट्रोल के साथ प्लस का यूज किया जाता है। यदि आप एक्सेल में एक रो को सिलेक्ट करते हैं, रो को, और कंट्रोल के साथ प्लस को प्रेस करते हैं तो एक नई रो इंसर्ट हो जाएगी। यदि आपने एक कॉलम को सिलेक्ट किया है और आप कंट्रोल के साथ प्लस को प्रेस करते हैं तो एक नया कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। मतलब एक्सेल में यदि रो सिलेक्ट होगी तो कंट्रोल के साथ प्लस को प्रेस करने पर नई रो इंसर्ट हो जाएगी। यदि कॉलम सिलेक्ट है तो कंट्रोल के साथ प्लस को प्रेस करने पर एक नया कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। मतलब यह शॉर्टकट की रो और कॉलम दोनों के लिए वर्क करती है। इसी प्रकार से यदि आप कंट्रोल माइनस का यूज करें, आपने रो सिलेक्ट करके रखी है तो कंट्रोल माइनस से रो डिलीट हो जाएगी, और यदि आपने कॉलम सिलेक्ट करा है तो आपका कॉलम भी डिलीट हो जाएगा। मतलब एक्सेल में रो और कॉलम को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ प्लस का यूज किया जाता है और डिलीट करने के लिए कंट्रोल के साथ माइनस का यूज किया जाता है। एक साथ यहां पर हमने 4 क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक कॉलम सेलेक्ट किया, अब हम कंट्रोल के साथ प्लस को प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कॉलम इंसर्ट हो रहा है। इसी प्रकार से यदि हम रो को सिलेक्ट करें तो कंट्रोल के साथ प्लस को प्रेस करने पर रो इंसर्ट हो रही है, और यदि हम रो को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल माइनस को प्रेस करें, कंट्रोल माइनस, तो रो डिलीट हो जाती है। कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल माइनस करें तो कॉलम डिलीट हो जाता है। यह चारों शॉर्टकट की एक्सेल पर हमने प्रैक्टिकली समझी। कंट्रोल प्लस से रो और कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं और कंट्रोल माइनस से रो और कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक समय पर केवल एक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करता है? निम्न में से कौन एक समय पर केवल एक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करता है? यह क्वेश्चन कोडिंग से, प्रोग्रामिंग से पूछा गया है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का मतलब है यदि हमने कोई प्रोग्राम बनाया है, हमने कोई कोडिंग करी है, तो उस प्रोग्राम के अंदर कई निर्देश होते हैं, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन होते हैं। निम्न में से कौन सा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एक समय पर या एक बार में केवल एक प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करता है? जब कोई प्रोग्राम बनाया जाता है तो जनरली वह बनता है हाई लेवल लैंग्वेज में, लेकिन कंप्यूटर समझता है उसको लो लेवल लैंग्वेज में। मतलब यूजर ने जो प्रोग्राम बनाया, यूजर ने जो कोडिंग करी, वह हाई लेवल लैंग्वेज में करी, लेकिन कंप्यूटर उसको किस में समझेगा? लो लेवल लैंग्वेज में। तो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलने के लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज किया जाता है। कंपाइलर भी यह काम करता है, इंटरप्रेटर भी करता है, लेकिन कंपाइलर एक साथ कंप्लीट प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में बदल देता है, जबकि इंटरप्रेटर प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन बदलता है, लाइन बाय लाइन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इंटरप्रेटर प्रोग्राम के एक इंस्ट्रक्शन को एक बार में या एक समय पर कन्वर्ट करता है। कंपाइलर क्या करेगा? एक साथ कंप्लीट प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में बदलेगा, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन बदलेगा। असेंबलर क्या करता है? असेंबलर असेंबली लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और यहां पर कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर तीनों ही लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं, और यह तीनों सिस्टम सॉफ्टवेयर भी होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरप्रेटर। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में सिंबल ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है?
एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में सिंबल ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है। यदि आपको एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में सिंबल ऐड करना है, सिंबल मतलब कोई स्पेशल कैरेक्टर, तो आप किस टैब का यूज करेंगे। एमएस वर्ड में यदि आपको सिंबल को ऐड करना है, सिंबल को ऐड करना है तो उसे इंसर्ट करना पड़ता है। इंसर्ट, जो भी ऑब्जेक्ट हम इंसर्ट करते हैं, ऐड करते हैं, वह सभी इंसर्ट टैब में प्राप्त होते हैं। तो यदि आपको एमएस वर्ड में कोई सिंबल ऐड करना है तो आपको इंसर्ट टैब को सिलेक्ट करना होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में सिंबल को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब का यूज किया जाता है। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। जब आप एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब को सिलेक्ट करेंगे तो यहां पर आपको सिंबल नाम का ऑप्शन प्राप्त हो जाता है, जहां से आप अपनी आवश्यकता अनुसार सिंबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंशन मतलब कि आविष्कार किस कंपनी के द्वारा किया गया है। माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंशन या आविष्कार किस कंपनी के द्वारा किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंशन या आविष्कार किस कंपनी के द्वारा किया गया है। करंट टाइम पर जो प्रोसेसर यूज किए जाते हैं माइक्रो प्रोसेसर साइज में छोटे होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंशन या आविष्कार किस कंपनी ने किया है। तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया है इंटेल कंपनी ने। इंटेल कंपनी के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया गया है, जो कि 1971 में पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया था, इंटेल 4004। आपको यहां पर 3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस कंपनी ने किया? इंटेल ने। कब किया था? सन 1971 में। और पहला प्रोसेसर कौन सा बनाया था? इंटेल 4004। आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पहले माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है। उसका नाम है इंटेल 4004। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इंटेल कंपनी के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया गया है। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में किसी वर्ड पर 3 टाइम्स क्लिक करने पर क्या सिलेक्ट होता है। एमएस वर्ड में किसी वर्ड पर 3 टाइम्स क्लिक करने पर क्या सिलेक्ट होता है। यदि आप एमएस वर्ड में किसी वर्ड पर किसी कैरेक्टर पर रेगुलर 3 बार क्लिक करते हैं तो क्या होगा। यहां पर आपको 2 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। यदि आप किसी वर्ड पर डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक मतलब 2 बार क्लिक करते हैं, तो वह वर्ड सिलेक्ट हो जाता है, कंप्लीट वर्ड। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है यदि हम किसी वर्ड पर किसी कैरेक्टर पर 3 टाइम्स क्लिक करते हैं, 3 बार, तो क्या सिलेक्ट होता है। यदि आपने किसी वर्ड पर डबल क्लिक किया है, डबल क्लिक, तो वह वर्ड सिलेक्ट हो जाता है। और यदि आप किसी पैराग्राफ में किसी वर्ड पर या कैरेक्टर पर 3 टाइम्स क्लिक करते हैं तो वह कंप्लीट पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है, पैराग्राफ। तो यहां पर हमने एक साथ 2 क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यदि आप किसी वर्ड पर या किसी कैरेक्टर पर 3 टाइम्स क्लिक करते हैं तो उस वर्ड का, उस कैरेक्टर का कंप्लीट पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। पहले हम डबल क्लिक को समझते हैं। यदि हम पावरफुल वर्ड पर डबल क्लिक करते हैं तो वह वर्ड सिलेक्ट हो जाता है। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट का या किस ऑप्शन का यूज किया जाता है, तो आप उस वर्ड पर डबल क्लिक कर सकते हैं। और यदि आप किसी वर्ड पर या कैरेक्टर पर 3 टाइम्स क्लिक करते हैं तो उस वर्ड का, उस कैरेक्टर का कंप्लीट पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। 3 टाइम्स क्लिक करने पर आपने जिस पैराग्राफ में कर्सर रखा है वह कंप्लीट पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम नवंबर 2022 के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा। आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।